क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने कोई लिंक भेजा, आपने उसे अपने फोन पे खोला और सामने एक अजीब सी वेबसाइट खुल गई? टेक्स्ट इतना छोटा कि पढ़ा नहीं जा रहा, तस्वीरें स्क्रीन से बाहर जा रही हैं और आप अपनी उंगलियों से उस वेबसाइट को खींच-खाच कर जूम करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनुभव सिर्फ खींच पैदा नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो वेबसाइट आपसे कहना चाह रही हो, तुम गलत जगह पर हो, जाओ जाकर लैपटॉप पर खोलो। और फिर इसकी ठीक उलट वो वेबसाइट्स होती हैं जो फोन पर खुलते ही जैसे आपके हाथ में पिघल जाती हैं। सब कुछ अपनी जगह पर, टेक्स्ट एकदम साफ और हर बटन ठीक वहीं जहां आपकी उंगली पहुंच सके। इन दोनों अनुभवों के बीच का जो फर्क है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि एक सोच का फर्क है। और इसी सोच को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? हाँ, ये सिर्फ कोड लिखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये यूजर के लिए एक तरह का सम्मान है। ये उस वेबसाइट का वादा है कि आप चाहे किसी भी डिवाइस से आएं, हम आपके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी वादे के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार सोच और कुछ बेहतरीन टूल्स का नतीजा है। हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेब डिज़ाइन की दुनिया ने उस अफरा तफरी को कैसे काबू में किया, जो हर नए डिवाइस के आने से पैदा हो रही थी। चलिए इस लचीलेपन के पीछे की भाषा को डिकोड करते हैं। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मुझे लगता है हमें उस दौर को याद करना चाहिए जब ये समस्या सबसे बड़ी थी। जब स्मार्टफोन नए नए आए थे, तब ज्यादातर वेबसाइट सिर्फ बड़े डेस्कटॉप मॉनिटर के लिए बनती थीं। फोन पर उन्हें खोलना, उफ, एक बुरे सपने जैसा था। बिल्कुल, उसे हम वेब का वाइल्ड वेस्ट दौर कह सकते हैं। डेवलपर्स के पास मतलब दो ही रास्ते थे। या तो वो यूजर्स को कहें कि पिंच एंड जूम करके काम चलाओ, या फिर वो एक पूरी की पूरी अलग वेबसाइट बनाए। हाँ, वो m.domain.com वाली। भाई, ये दूसरा रास्ता यूजर के लिए तो ठीक था, पर कंपनियों के लिए एक सिरदर्द था। दो वेबसाइट्स मतलब दोगुना काम, दोगुना मेंटेनेंस, दोगुना खर्च। हर छोटे से बदलाव को दो जगह करना पड़ता था। ये तरीका मतलब लंबे समय तक नहीं चल सकता था। तो एक ऐसी तरकीब की जरूरत थी जो एक ही वेबसाइट को हर स्क्रीन पर काम करने लायक बना दे, और यहीं से रिस्पॉन्सिव डिजाइन की सोच सामने आई। तो ये काम कैसे करती है? इसके पीछे के वो कौन से जादुई टूल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे? इसका पूरा सिस्टम दो बड़े आइडिया पे खड़ा है। पहला, वेबसाइट का ढांचा या लेआउट लचीला होना चाहिए, जैसे रबर का बनाओ, पत्थर का नहीं। और दूसरा, वेबसाइट में कुछ ऐसे नियम या रूल्स होने चाहिए जो उसे बता सकें कि कब और कितना बदलना है। ओके। इन दो आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए जो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली टूल है वो है मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। असल में ये है क्या? इसे आप वेबसाइट का दिमाग समझ सकते हैं। ये दिमाग लगातार अपने आसपास के माहौल के बारे में सवाल पूछता है, जैसे जो स्क्रीन मुझे देख रही है वो कितनी चौड़ी है, क्या ये फोन है या टैबलेट, क्या इसे सीधा पकड़ा गया है या लिटाकर। अच्छा। और इन सवालों के जवाब के आधार पर यह वेबसाइट के CSS यानी उसके स्टाइल को बदलने का हुक्म देता है। मतलब ये एक तरह का अगर तो वाला सिस्टम है। अगर स्क्रीन छोटी है तो फॉन्ट बड़ा कर दो, अगर स्क्रीन बहुत चौड़ी है तो साइड में एक एक्स्ट्रा कॉलम दिखा दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। इसका कोड भी इतना ही सीधा साधा है। एक आम मीडिया क्वेरी कुछ ऐसी दिखती है: @media मैक्स विथ 768 पिक्सल शे। ये एक लाइन का कोड अपने आप में एक छोटी सी क्रांति है। ये ब्राउजर को कह रहा है कि अगर स्क्रीन की चौड़ाई 768 पिक्सल या उससे कम है तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे सारे नियम लागू कर दो। और जैसे ही स्क्रीन बड़ी होगी, वो नियम अपने आप हट जाएंगे। ये वेबसाइट को देखने और महसूस करने की क्षमता देता है। कमाल है। तो ये तो दिमाग हो गया जो हुक्म दे रहा है, लेकिन दिमाग के हुक्म का पालन करने के लिए शरीर का लचीला होना भी तो जरूरी है। अगर वेबसाइट के हिस्से पत्थर की तरह सख्त बने होंगे तो वो इन आदेशों पर अमल कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा बड़ा आइडिया काम आता है, रिलेटिव यूनिट्स। ये वो चीज़ है जो वेबसाइट के शरीर को यानी उसके एलिमेंट्स को लचीलापन या इलास्टिसिटी देती है। पारंपरिक वेब डिज़ाइन में हम हर चीज़ का साइज पिक्सल में तय करते थे, जो एक सख्त फिक्स्ड यूनिट है। 200 पिक्सल मतलब 200 पिक्सल, चाहे स्क्रीन कितनी भी बड़ी या छोटी हो। हाँ, और यही तो समस्या की जड़ थी। बिल्कुल। रिलेटिव यूनिट्स इस सोच को पूरी तरह बदल देती हैं। ये कहती हैं कि किसी भी चीज़ का आकार अपने आप में तय नहीं होगा, बल्कि किसी दूसरी चीज़ के रिश्ते में तय होगा। ओके, उदाहरण के लिए? इसे ऐसे समझें कि आप एक घर बना रही हैं।
पिक्सल से बनाने का मतलब है कि आप हर दीवार की लंबाई फीट में तय कर रही हैं, ये दीवार 10 फीट की होगी। रिलेटिव यूनिट से बनाने का मतलब है कि आप कह रही हैं इस कमरे की चौड़ाई पूरे घर की चौड़ाई का 30% होगी, या टेबल की ऊंचाई कुर्सी की ऊंचाई से दोगुनी होगी। अच्छा, तो इससे फायदा ये हुआ कि अगर पूरा घर बड़ा या छोटा होता है तो उसके अंदर की हर चीज अपने आप सही अनुपात में बड़ी या छोटी हो जाएगी। एकदम सही। इसमें कई तरह की यूनिट्स हैं, जैसे परसेंटेज जो अपने कंटेनर पर निर्भर करती हैं, लेकिन कुछ और भी स्मार्ट यूनिट्स हैं जैसे रैम। रैम? हाँ, REM। रैम को आप पूरी वेबसाइट के टेक्स्ट के लिए एक मास्टर कंट्रोल नॉब की तरह सोच सकती हैं। आप बस एक जगह पर रूट फॉन्ट साइज सेट करते हैं और फिर पूरी वेबसाइट के हेडिंग, पैराग्राफ, बटन सब कुछ उसी के अनुपात में सेट हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे पूरी साइट का टेक्स्ट थोड़ा बड़ा करना है तो आपको 100 जगह बदलाव करने की जरूरत नहीं, बस वो एक मास्टर नॉब घुमाना है। ये सिर्फ साइज सेट करने के बारे में नहीं है, ये एक व्यवस्थित और स्केलेबल सिस्टम बनाने के बारे में है। अब मुझे समझ आ रहा है। तो मीडिया क्वेरीज ये तय करती हैं कि कब बदलना है और रिलेटिव यूनिट्स ये तय करती हैं कि क्या और कैसे बदलना है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा डांस करते हैं जिससे वेबसाइट हर स्क्रीन पर खूबसूरत दिखती है। ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, और यहीं पर यह बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिजाइन सिर्फ कोड नहीं है, ये एक डिजाइन फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी का सबसे जरूरी सिद्धांत है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल फर्स्ट, ये तो मैंने कई बार सुना है। इसका मतलब यही है ना कि मोबाइल के लिए पहले डिजाइन करो। दसियों लिंक, बड़े बड़े ग्राफिक्स, 3-4 साइड बार। फिर आखिर में उनसे कहा जाता था अब इस सबको एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन में फिट करो। ये ऐसा ही है जैसे एक महल बनाने के बाद उसे एक छोटी से सूटकेस में पैक करने की कोशिश करना। नतीजा हमेशा गड़बड़ होता था। आप चीजों को हटाने लगते हैं, छिपाने लगते हैं। बिल्कुल। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इस पूरी प्रक्रिया को पलट देता है। ये कहता है सबसे पहले सबसे छोटी स्क्रीन के लिए डिजाइन करो। जब आपके पास जगह की पाबंदी होती है तो ये आपको मजबूर करता है सबसे जरूरी सवाल पूछने पर। इस पेज पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यूजर यहाँ क्या करने आया है? अगर मैं सिर्फ एक चीज दिखा सकती हूँ तो वो क्या होगी? एग्जैक्टली। ये पाबंदी असल में एक तरह की आज़ादी है जो आपको फालतू की चीज़ों से मुक्त करती है और आपको सिर्फ असली मुद्दे पर फोकस करने में मदद करती है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। अगर हम सिर्फ मोबाइल की ज़रूरतों पर फोकस करेंगे तो क्या इससे डेस्कटॉप का अनुभव बहुत ज़्यादा खाली या ज़रूरत से ज़्यादा सरल नहीं हो जाएगा? क्या हम बड़ी स्क्रीन की ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर रहे? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और इसका जवाब प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट के सिद्धांत में छिपा है। मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि डेस्कटॉप पर भी मोबाइल वाला ही अनुभव मिले। इसका मतलब है कि आप शुरुआत एक मजबूत, साफ सुथरे और काम करने वाले कोर एक्सपीरियंस से करते हैं जो हर डिवाइस पर चलता है। ओके। फिर जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा जगह और क्षमता मिलती जाती है, जैसे तेज प्रोसेसर या बड़ा स्क्रीन, आप उस अनुभव को एनहांस करते हैं, यानी और बेहतर बनाते हैं। आप बड़ी स्क्रीन के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेज, ज़्यादा विस्तृत मेन्यू या इंटरैक्टिव ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं। ये घटाने के बारे में नहीं है, ये सोच समझकर जोड़ने के बारे में है। वाह, तो अब मुझे इसका पूरा मतलब समझ आ रहा है। एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सिर्फ सुविधाजनक नहीं होती, ये यूजर के लिए एक तरह का सम्मान है। ये उसके समय, उसके डेटा प्लान और उसके हालात का सम्मान करती है। ये कहती है हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप एक धीमी 3G नेटवर्क पर हैं या तेज ब्रॉडबैंड पर, एक छोटे फोन पर हैं या एक बड़ी iMac पर, हम आपको सबसे अच्छा अनुभव देने की कोशिश करेंगे। ये भरोसा बनाता है। और ये भरोसा आज के डिजिटल दौर में किसी भी बिजनेस के लिए सबसे कीमती चीज है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दो और चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी। एक वेबसाइट जो मोबाइल पर खुलने में 10 सेकंड लेती है, वो चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, वो एक खराब वेबसाइट है। वो यूजर के सब्र का अपमान कर रही है। इसलिए इमेज को ऑप्टिमाइज करना, कोड को हल्का रखना, ये सब रिस्पॉन्सिव फिलॉसफी का हिस्सा है। और एक्सेसिबिलिटी का मतलब है एक ऐसी वेबसाइट बनाना जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके, चाहे उनकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, स्क्रीन रीडर की मदद से आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकता है? क्या टेक्स्ट और बैकग्राउंड का रंग ऐसा है जिसे कलर ब्लाइंड लोग भी आसानी से पढ़ सकें? एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट समावेशी होती है।
वो किसी को भी बाहर नहीं छोड़ती। तो कुल मिलाकर मीडिया क्वेरीज और रिलेटिव यूनिट्स सिर्फ टेक्निकल औजार नहीं है, वो एक ऐसी फिलॉसफी को लागू करने के साधन है जो वेब को सबके लिए बेहतर, तेज और ज्यादा सुलभ बनाती है। ये आज के वेब का एक बुनियादी सिद्धांत बन गया है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये तकनीक वेब को ज्यादा लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक बनाती है। ये सुनिश्चित करती है कि जानकारी और सेवाओं तक पहुंच सिर्फ उन लोगों का हक नहीं है जिनके पास महंगा लैपटॉप या तेज इंटरनेट है। ये एक आम इंसान को एक सस्ते से फोन और धीमे नेटवर्क पर भी वही ताकत देती है। ये एक यूजर फ्रेंडली और समावेशी वेब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब हम किसी वेबसाइट को अपने फोन और फिर अपने लैपटॉप पर खोलेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि उसे बनाने वाले ने हमारे अनुभव के बारे में कितना सोचा है। पर यह मुझे भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हमने घड़ी से लेकर टीवी तक की स्क्रीन्स के लिए डिजाइन करना सीख लिया है, लेकिन अब फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं जो एक पल में फोन होते हैं और अगले ही पल टैबलेट, और भविष्य में शायद ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस या वॉइस असिस्टेंट होंगे जहां कोई स्क्रीन होगी ही नहीं। तो क्या रिस्पॉन्सिव डिजाइन का अगला पड़ाव इस स्क्रीन के चौखटे से पूरी तरह आजाद होना है?